अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन है सर इसमें मेरा 1, 2 और 3 सही आ रहा था, आप एक बार चेक कर लो, मतलब इसमें सॉल्व करने वाला तो है नहीं ज्यादा। हाँ कॉन्सेप्चुअल है, आंसर की तो है नहीं, है ना, हाँ जी आंसर की सर, नहीं है। एक तो बार कन्फर्म। x1 x2 xn we a random sample from normal mu sigma square where mu is known. c के अल्फा डिनोट द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 1 माइनस आई ऑफ काई स्क्वायर, तो मतलब c मतलब काई स्क्वायर है, ठीक है, काई स्क्वायर k कॉमा अल्फा। ओके, के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अल्फा उसका क्या बोल रहा है ये 1/1 माइनस अल्फा, मतलब उसके पीछे की प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फा है काई स्क्वायर के अल्फा में। अब टेस्ट कर रहा है h1 जहाँ सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है वर्सेस सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1। तो कंसीडर द टेस्ट, रिजेक्ट एच नॉट इफ दिस एंड रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ दिस। तो इसमें क्या है, म्यू तो नोन है ना, तो म्यू तो नोन है तो कौन सा क्रिटिकल रीजन आएगी। तो सर इसमें क्रिटिकल रीजन तो वैसे टेस्ट 1 वाला सही बन रहा है ना, तो सॉरी। म्यू तो नोन हेलो। है तो क्यों एक्स बार आएगा बीच में। हाँ जी, एक्स बार नहीं आएगा। मतलब सर इसमें बोला कि म्यू नोन है हमको, तो नोन है मतलब कुछ भी हो सकता है वो। म्यू नोन कोई मतलब म्यू भी टू है, म्यू जैसे जीरो है, फिक्स हाँ है। जी। म्यू नोन है मतलब म्यू गिवन है, तो म्यू को एस्टिमेट नहीं करना है, म्यू तो गिवन है ना। हाँ जी। एस्टिमेट कब करते हैं हम, एक्स बार क्यों कब यूज करते हैं, जब मीन अननोन हो। ओके सर, ठीक ये तो है। नोन है तो मुझे एस्टिमेट नहीं करना इसको, तो हाँ जी। इसका क्रिटिकल रीजन जो होगा वो T2 ही होगा। P2 वाला, हाँ जी ठीक है। और ये समझ लो सैंपल कुछ ऐसा है, IID नॉर्मल म्यू, म्यू नोन है ना, तो एक काम करो म्यू को जीरो रख दो और सिग्मा स्क्वायर ऐसा है, मतलब तो मुझे एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्रिटिकल रीजन जो आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर मोर देन काई स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में लिखा है एन अल्फा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यही वाला होगा, एक्स बार वाला नहीं होगा। अच्छा इसका टेस्ट करो, इसका वो क्या है, साइज क्या आएगी। तो रिजेक्टिंग अंडर है ना, तो सिग्मा स्क्वायर को 1 रख देंगे। तो यहाँ पे वो एक थ्योरम होता है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फैमिली का है ना, तो हाँ जी। इसका क्रिटिकल रीजन और यहाँ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ले लो, तब भी क्रिटिकल रीजन सेम ही आएगा। मतलब ओके। ये लेस देन इक्वल टू 1 है या एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता तब भी क्रिटिकल रीजन सेम ही रहेगा। हाँ जी सर। तो तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका अगर साइज निकालूं, तो ये जो काई स्क्वायर अगर है, तो ये काई स्क्वायर एन अल्फा है, तो इधर प्रॉपर्टी कितनी है अल्फा, इधर 1 माइनस अल्फा, है ना। तो हाँ जी सर। ये मोर देन क्यों दिया है, ताकि ये है, ठीक है, मतलब अल्फा साइज का ये टेस्ट है। और ओके सर। पहले वाले में क्या बोला हुआ है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला तो नहीं होगा, पहला T1 नहीं होगा, T2 क्रिटिकल रीजन होगा। यही कंफर्म करना था। हम्म, तो मतलब टू, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसका, हाँ और सर बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे फिर। हाँ, तो ये क्या बोला T1 UMP है, TMP तो T1 तो क्रिटिकल रीजन ही नहीं आएगा, तो T1 तो हाँ जी। आंसर में नहीं होगा। हाँ जी। और सर थर्ड बोल सकते हैं ट्रू, बोथ आर टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा। हाँ लेवल, अच्छा वो हम कर सकते हैं, हाँ क्रिटिकल रीजन बात नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो क्रिटिकल रीजन देता है, लेकिन एक्स बार आने का कोई मतलब ही नहीं है, ये T1 वाले सारे ऑप्शन गलत होंगे। ओके सर, ठीक है। तो T2 वाले ही सिर्फ सही, क्योंकि क्रिटिकल रीजन ये आएगा ही नहीं एक्स बार। अच्छा अगर तुम ओपन कर भी दो, अगर मान लो मैं ओपन टिक्स एक्स बार कोई ऑब्जर्व वैल्यू है ना, तो म्यू आएगा, तो एक्स बार की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, नहीं होगा एक्स, ये तो नहीं होगा। और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों बनेगा, क्योंकि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तब बनती है जब एक्स बार यूज करेंगे, लेकिन वो तो बनेगी ना नहीं। T1 वाला इसे मतलब आंसर सिर्फ B2 होगा ना, ओनली 2 ऑप्शन ठीक है होगा। सर। सर अगला क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट जो है इसमें क्या दोनों देखना है। हाँ जी सर। सर पहले वाले का तो आंसर है नहीं मेरे पास, दूसरे वाले का है आंसर, 3 है उसका ना, जो बीटा लाई कर रहा है। तो पहला में क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल थीटा है,
थीटा 1 वर्सेस 2 सिंपल है। आर क्या है? पावर है। तो कह रहा है आर इंक्रीजेस, साइज अल्फा है ना, हाँ साइज अल्फा है, तो बोल रहा है आर इन इंक्रीजेस टू 1 माइनस दिस, तो पावर कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम अल्फा से ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है पावर की वैल्यू, और मिनिमम तो डिपेंड करती है हाँ। तो अल्फा, तो ये क्या बोल रहा है? इंक्रीजेस टू 1 माइनस अल्फा, ये क्या मतलब है? आर एन मे नॉट कन्वर्ट्स, आर एन इंक्रीजेस टू 1, आर एन मे नॉट बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो एन क्या है? एन सैंपल साइज है। तो ये क्या करना चाह रहा है कि पावर की बात कर, आर एन क्या है? पावर ही है ना, तो आर एन इज द पावर, और इसका क्रिटिकल रीजन दे नहीं रखा तो वो निकालेंगे हम, तो क्या आएगा? सर इसमें वही प्रॉब्लम थी कि थीटा ये दिया हुआ था ना पीडीएफ में। हाँ तो ये रख देंगे ना, L1 अपॉन L2 लेस देन इक्वल टू दिस, तो यहाँ से क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। सर वो एक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा था ना। आएगा ना एक्स के फॉर्म में, क्योंकि थीटा रखना है ना। अच्छा, ये मुझे तुम्हें लग रहा है गलत दे रखा है क्वेश्चन, गलत टाइपिंग मिस्टेक है इनका भी। हाँ जी सर, मुझे भी यही लग क्योंकि रहा था। पीडीएफ बनेगा नहीं, तुम उसको इंटीग्रेट कर लो 0 से इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी आ जाएगी जो उसने लिख रखा है उसमें, क्योंकि वो एक्स ही होगा, एक्सपोनेंशियल थीटा एक्चुअली वो, हाँ जी ठीक है। वरना वो पीडीएफ ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के टर्म में, फिर पावर देखना पड़ेगा क्या है। ये फिर मैं देख लूँ। हाँ पावर निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी से। सर ये 41 वाला देखना एक बार। 41 जो है कि सर दो पार्ट्स में ना ब्रेक किया हुआ था जीएक्स को, तो इस वजह से मतलब मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि LH1 अपॉन LH0 कैसे लेना है। तो इसमें क्या होता है देखो, ये बोल रहा है कि टी विद स्टैटिस्टिक्स अंडर नल हाइपोथेसिस एच नॉट यूनिफॉर्म 0 1 है। देखो तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आजकल पूछे गए हैं। तो एच नॉट जो है एक्स है यूनिफॉर्म 0 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स ऑफ एक्स जो है क्या होगी? 1 होगी जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है, ठीक। और क्या होगी? 0 होगी जब एक्स मोर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी है, यही मतलब है, या लेट अदरवाइज है ना, 0 अदरवाइज कर देते हैं। और अंडर H1 क्या कह रहा है? अंडर H1 जो है ये पीडीएफ है, तो अंडर H1 जो है आपका पीडीएफ है, तो मतलब उसको GX लिख रखा है, वही चीज है। पीडीएफ है x जब x 0 से 1 है, 2 माइनस एक्स, ये क्या लिख रखा है? 0 से 2 है। ये लोग ना ऐसे ही पेपर बनाए हैं। सो 2 माइनस एक्स है जब x 0 से 2 है, तो ये क्या मतलब है? 0 से 1 में इंटरसेक्शन कॉमन हो गया, मतलब 0 से 1 में x भी है और 0 से 1 में 2 माइनस एक्स भी है, ऐसा थोड़ी होगा। इसमें भी गड़बड़ है सर। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है एक फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन क्या होता है कि ईच एक्स हैज अ यूनिक इमेज इन वाई, मतलब डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का कि एक्स, ये फंक्शन डेफिनेशन क्या है कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज असाइंड टू अ यूनिक वैल्यू इन वाई। हाँ मतलब एक के पास दो इमेज नहीं हो सकता ना, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। ये है, एक एक्स का दो इमेज नहीं हो सकता। यहाँ ही तो हो रहा है कि मान लो 0.5 है, तो यहाँ से 0.5 भी आ जाएगा, यहाँ से 3/2 भी आ जाएगा, तो फंक्शन ही नहीं होगा फिर तो इसका मतलब यहाँ पे 1 से 2 कर दो। तो अब चेक भी कर सकते हो ये है कि नहीं है पीडीएफ, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आ गया? 1/2, और 2 माइनस एक्स डी एक्स, 1 से 2 में इंटीग्रेट कर दो तो 2x 2 से ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 3/2, कितना आ गया? 1/2। अब ओके है, ये पीडीएफ है। अब अभी जो उसने लिख रखा वो गलती है, तो अब ये पीडीएफ है। ओके सर अब देखो क्या होगा। तो होता क्या है, तो अभी तत्काल मैं इसके जैसा ही लिख देता हूँ, यहाँ 0 से 2 कर दो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, क्या पूछा है इसने? Then the power beta of the most powerful test H0 against H1 based on the statistics, है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक हर जगह है इनके भी। तो मतलब वो लोग ठीक से प्रूफ रीड नहीं करते ना, जो कंटेंट वाले लोग हैं। तो साइज 0.1 दे रखा है, अब बीटा पावर है, तो पावर क्या होगा?
तो हमें पावर निकालना है। तो पावर क्या होता है, तो पहले उसके लिए पावर के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्रिटिकल रीजन बनाना होगा। हाँ तो यहाँ से आप अगर एल एच नॉट अपॉन एल एच वन करें तो क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स होगा अगर x 0 से 1 में है ना, हाँ जी और सर। 0 हो जाएगी जब x 1 से 2 में है, यही है। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा, अब ये देखो जब 0 पे इंफिनिटी है, 1 पे ये 1 है ना, इस हाँ जी इंटरवल में सर। वैल्यू क्या 0 से ये 1 से इंफिनिटी में रहेगी, बट 0 हो गई। जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, सर कम हो रही है। कम हो रही है, तो डिक्रीजिंग है। तो लाइक्लीहुड रेशियो जब डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सर x ग्रेटर देन c आ जाएगा। हाँ तो ये क्रिटिकल रीजन आ गया इसका। अब क्रिटिकल रीजन ये हो गया, तो अब आपसे सर फिर हाँ फिर पावर निकालो, पावर फिर वहां से पीडीएफ को सर यूज आगे करो, पावर आ जाएगा। ठीक इसके है, बाद नेक्स्ट वाला जो है कि 42 ना, ये तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn भी द रैंडम सैंपल फ्रॉम ए एक्सपोनेंशियल थीटा है, h नॉट में थीटा 1 है। अब ये फाई 1 फाई 2 डिफाइन किया आपका, इसको टेस्ट फंक्शन बोलते हैं। कई बार क्रिटिकल रीजन डायरेक्टली डिफाइन होता है, कई बार क्रिटिकल रीजन थ्रू टेस्ट फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये जो फाई 1 फाई 2 है टेस्ट फंक्शन बोलेंगे इसको हम। तो मीन्स वही है, फाई 1 में क्रिटिकल रीजन समेशन एक्स आई मोर देन c1 है, और फाई 2 में क्रिटिकल रीजन समेशन एक्स आई लेस देन c2 है। और ये 0 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन रैंडमाइज टेस्ट है ना। ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर मान लो 0 1 के अलावा वहाँ 1 की जगह 0.5 होता तो वो फिर रैंडमाइज हो जाता है ना। तो हाँ जी। तो ये कह रहा है कि C1 C2 बी सच दैट फाई 1 एंड फाई 2 आर ऑफ साइज अल्फा। तो इस तरीके से है कि फाई 1 फाई 2 दोनों टेस्ट फंक्शन का साइज अल्फा आएगा दोनों से, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो फाई 1 मोर पावरफुल देन फाई 2। तो करना क्या है, जैसे मान लो बीटा 1 आप निकालो, तो बीटा 1 पहले से निकाल लो, समेशन, शायद h1 डिफाइन नहीं है इसलिए मेरे को वही तभी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा हाँ h1 तो भूल गया। तो अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका कंपोजिट ले लो आप, तो थीटा नॉट इक्वल टू 1 ले लो आप, नॉट इक्वल। ओके सर। कॉम्प्लीमेंट। तो उससे आ जाएगा बीटा 1 ले लेंगे फाई 1 से, और बीटा 2 ले लेंगे फाई 2 से। मतलब दो टेस्ट फंक्शन है, तो दोनों टेस्ट फंक्शन का अलग अलग पावर निकालेंगे, तो दोनों का अलग अलग क्रिटिकल रीजन है, फिर उसमें देख लेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, ये पूछ रहा है ये। ओके सर। सर पर यहाँ पे वही दिक्कत आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे h1 मतलब डायरेक्टली एक तो दिया नहीं हुआ और अल्फा भी नहीं पता, तो पावर तो निकल ही नहीं हाँ पाएगी। तो यहाँ पे, हाँ क्योंकि उसने h1 तो भूल गया देना इस क्वेश्चन में, और एक्चुअली उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करें, ओरिजिनल पेपर में देखोगे ना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि कोचिंग, हाँ कोचिंग का मटेरियल है तो इसने एक वो कर रखा है, हटा रखा है, उसने सही से टाइप नहीं किया है, तो मोस्ट पावरफुल। ये काम कर रहा है वही, अगर सिंपल वर्सेस सिंपल होगा तो डायरेक्टली दिख जाएगा कौन सा ज्यादा पावरफुल है, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आएगा वही पावरफुल होगा। सिंपल वर्सेस सिंपल होगा तो, क्योंकि देखना पड़ेगा सिंपल वर्सेस सिंपल है या सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, उसके हिसाब से डिसाइड है। सर वो ओरिजिनल पेपर में देखना पड़ेगा वो। और सर लास्ट, ओरिजिनल पेपर से भेजा, ये वाला देख लो आप। हाँ लास्ट वाला क्या है कि, है ना, सो ये क्या पूछ रहा है अपन इसका आंसर मेरे हिसाब से ओनली 2 होगा, है ना, ये देखना सर पड़ेगा। ओनली 2 ही सोच रहा था, मतलब मैं भी। चलिए आंसर की होने चाहिए सबके ना, ताकि मैच कर सके। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 222 जो है, तो वो कह रहा है कि 111 ना, हाँ, कि x नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, x जो है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, y एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा तो मतलब y जो है
एक्सपोनेंशियल मीन 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो मतलब मीन जो है इसका 2 सिग्मा, रेट हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर, जो हम लोग लैम्डा लेते हैं जनरली। हाँ तो जी सर। एक्स वाई इंडिपेंडेंट बता रखा है, और हम टेस्ट करना चाहते हैं सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 वर्सेस सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1, और यहाँ एक्स अलग है वाई अलग है, ठीक है। तो ये एक्स वाई का रोल क्या है यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर, तो ओ अच्छा दोनों में सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व है इसीलिए, है ना, यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर है यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर है, दोनों में सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व है। मतलब इसका पीडीएफ जो होगा वाई का, अगर मैं वाई के टर्म में लिखूं तो इसका मीन है ना, तो रेट तो ये है, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस y/2 है ना, तो ये होगा, ये इसका पीडीएफ है। अब आपसे पूछ रहा है कि तो दो रैंडम वेरिएबल मेरे पास है, एक का अलग डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे का अलग, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे ना, तो क्या होगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, पीडीएफ का प्रोडक्ट हो जाएगा, जी सर। ऐसा हो जाएगा। तो x1 x2 लेते थे ना वहाँ पे, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज आई फ्रॉम 1 to n, तो x1 x2 में ले लो या xy में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 में आ जाएगा। तो ये लाइक्लीहुड आ गया। अब हमें टेस्ट करना है सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ये, मतलब कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, बट वो उसका मैक्सिमाइज करेंगे, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 वर्सेस, तो यहाँ से पहले तो आपको एमएलई निकालना पड़ेगा इसका, एमएलई मतलब हाँ जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना, L1 अपॉन L1 का मतलब ये हो गया कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 H नॉट में वर्सेस L। अब ये सिग्मा स्क्वायर का जो एमएलई आएगा, एमएलई क्या है कि यहाँ से सिग्मा स्क्वायर निकालो जो इसको मैक्सिमाइज कर रहा हो, तो वहां से क्या निकल के आएगा, यहाँ सिग्मा स्क्वायर जो भी आया तो उस इससे लेस देन इक्वल टू के, तो ये क्या आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन। और सर ये जो आपने मतलब L सिग्मा स्क्वायर 1 और L H MLE लिखा है जो, सर ये तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट नहीं है? हाँ वही है। सर लेकिन मतलब यूएमपी और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट दोनों अलग अलग है ना, मतलब हाँ। सेम तो तभी होते हैं जब सिंपल वर्सेस सिंपल की गारंटी देता है, अदरवाइज जो है बाकी केस में जो एक्सपोनेंशियल फैमिलीज वाले मेंबर्स है ना, तो उसके लिए जो आप निकालोगे, तो फिर उसको याद रखना पड़ता है ना किसका क्या क्रिटिकल रीजन है। जैसे ये नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर है ना, तो ये थ्योरम होता है कि इसके लिए यूएमपी टेस्ट तो एग्जिस्ट करेगा, ये जो है ना, क्योंकि एक लेस देन एक मोर देन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब नहीं करता इसमें, जब होता सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 वर्सेस सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, तो उसके लिए यूएमपी डज नॉट एग्जिस्ट, वो उसका रिजल्ट, हाँ उसका रिजल्ट है। तो ये इसके लिए यूएमपी टेस्ट तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी सर। सर वो एक तो सेकंड ऑप्शन आ रहा था मतलब इसमें, हाँ। काई स्क्वायर और टी मेरा बन नहीं रहा था, तो एक्स स्क्वायर तो काई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा। अच्छा तो एक काम करो ना, इतना ना करने के बजाय ऑप्शन में दिख जाएगा ना, ये जो y है ये क्या है, अगर तुम यहाँ से देखो, ओके तो इसको ब्रेक तो किया जा सकता है ना, यहाँ से देखो आप, x अपॉन सिग्मा इसके होल स्क्वायर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सर इसका वही काई स्क्वायर 1 हो जाए, ये है ठीक। अच्छा और ये जो y अपॉन सिग्मा है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा स्क्वायर कर दूं, हाँ सिग्मा स्क्वायर, y अपॉन सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा काई स्क्वायर 2, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर गायब हो जाएगा यहाँ से, तो 1/2 e की पावर माइनस y/2 बनेगा, जो कि एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 मतलब काई स्क्वायर 2। ओके तो यहाँ से सम कर लोगे आप, तो 1/सिग्मा स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये आ जाएगा काई स्क्वायर 3। ओके सर ठीक है। हाँ थर्ड तो हो गया, ठीक है, थर्ड ही हो जाएगा, लार्ज मतलब मोर देन के, तो यहाँ पे ये हो गया कि दिस इज मोर देन के, तो ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्या है, सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1 है, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई मोर देन के, ये इसका क्रिटिकल रीजन होगा, यही ऑप्शन बी कह रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हाइपोथेसिस का ना, मैंने दोबारा वो भी भेज दिया। ठीक है तो इसमें
सर वो पी वैल्यू का है थोड़ा। चलो ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि x1 x2 be a random sample from exponential distribution mean theta problem solving h0 जहाँ theta is equal to 1 है h1 theta is equal to 1 by 2 suppose p value of the left tailed test based on the x1 plus x2 and x1 are given by p1 and p2 ठीक है। तो which of the following is always true, तो एक में हमें कंसिडर करना है x1 प्लस x2 और दूसरे में जस्ट x1। लेफ्ट टेल्ड का मतलब क्रिटिकल रीजन क्या है इसका, क्या लगे क्रिटिकल रीजन h0 है थीटा बराबर 1 वर्सेस h1 है थीटा बराबर 1/2। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या लेंगे सर लेफ्ट टेल मतलब 1/2 से जो छोटे होंगे। द क्रिटिकल रीजन लेफ्ट टेल मतलब क्या, हाँ एक साइड पे क्रिटिकल रीजन आएगा। सर लेफ्ट साइड पे को ले लेंगे ना, मतलब थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए। रिजेक्ट h0 इफ यहाँ में डिसाइड करना है कि लेफ्ट टेल टेस्ट का क्रिटिकल रीजन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। मतलब टेल तो अल्टरनेटिव को देख के डिसाइड होती है ना। हाँ तो सर 1/2 से जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो लेफ्ट टेल मतलब हो जाएगा एक तरह से देखे तो। लेफ्ट तो जो क्रिटिकल रीजन होगा ये ऐसा होगा p लेस देन k, ये मतलब है लेफ्ट हैंड जो आप कह रहे हो, ठीक है ये इस तरह से ये क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। तो रिजेक्टिंग h0 इफ t लेस देन k, तो ठीक है ना। तो आपके पास दो क्रिटिकल रीजन यहाँ पे दे रखा है, एक क्रिटिकल रीजन x1 प्लस x2 लेस देन k और दूसरा x1 लेस देन k, दोनों के बेस पे आपको p वैल्यू डिसाइड करना है। तो जो p1 होगी एक्चुअली P1 होगी प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसके ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया नहीं इन्होंने, है ना। तो जो भी होगा मतलब लेट्स से k1 प्लस k2, मतलब मान लिया x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू k1 है, या स्मॉल x1 स्मॉल x2 बोल सकते हैं, ये अंडर h0 इज ट्रू। और जो p2 होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन k1 when थीटा इज 1। अब इन दोनों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करके कंपेयर करना होगा। क्या आएगा बताओ। तो इसमें एक काम करो, आप पुट कोई फिक्स कर दो। एग्जांपल के लिए मैं दोनों की वैल्यू अगर 1 ले लूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया और ये 1 ले लेता हूं, क्या होगा, निकालिए दोनों की वैल्यू। सर वो तो ऊपर वाला तो गामा बन जाएगा। हाँ ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, थीटा को 1 रख देंगे तो CDF आ गया 1 पे। हाँ जी। तो 1 माइनस e की पावर माइनस x, तो x तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा, तो कैलकुलेटर से आ जाएगा ना। CDF देखो इसका एक्सपोनेंशियल 1 में CDF क्या आता है, क्योंकि थीटा 1 हो गया तो एक्सपोनेंशियल 1 है और एक्सपोनेंशियल 1 का यही आएगा। और मेन थीटा बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ सोचना पड़ेगा। तो हमारा PDF यहाँ पे मीन थीटा वाला है, तो मीन थीटा का मतलब ये, तो x1 प्लस x2 को अगर मैं नाम दे दूं, मान लीजिए क्या लिखूं, हाँ मान लो y है, तो fy क्या आएगा, तो ये आएगा गामा कितना 2 थीटा। सर 1/थीटा नहीं लेंगे इसमें भी गामा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं इस PDF इसके हिसाब से लिखता हूँ। तो ये हमारा ये जो PDF है ये गामा 1 थीटा का है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो इसका PDF बनेगा 1/गामा 2 थीटा की पावर 2 x की पावर 2 माइनस 1, मतलब y की पावर 2 माइनस 1 e की पावर माइनस y/2, ठीक है। हाँ जी सर। एक मिनट, y/2 नहीं y/थीटा। हाँ जी y/थीटा। हाँ हेलो, जी बताइए।
जी। हम्म। जी। हाँ भाई, तुम अलग से तुम्हारा लिखा रहेगा और सबके लिए है, तो क्या हो दिक्कत है। ठीक है, मैं क्लास में हूँ, तुम्हें और कुछ इम्पोर्टेंट है बताओ, क्योंकि मेरी क्लास होती है 11 बजे। ठीक है, हाँ तुम एलिजिबल हो। हाँ, तो ठीक है, निकालो ये कितना आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 0 से 2 में इंटीग्रेट करो, y ई की पावर माइनस वाई डी वाई, कितना आ जाएगा ये, बाई पार्ट लगाओ, चेक करो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके सर, ठीक है। तो उससे मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। ठीक है ना। सर सर एक मतलब सर अभी फ्री हो आप तो, हाँ बाकी एक दो और पूछो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली हूँ, बताओ। ओके सर। सर मैं मतलब एस्टिमेशन, वैसे हाइपोथेसिस तो पूरी हो गई थी मेरी, मैंने एस्टिमेशन शुरू करी हुई थी, उसके लिए एक दो क्वेश्चन अभी अटके हुए हैं। ओके, बताओ। सर भेज रहा हूँ मैं तो। सर मैंने भेजे हैं। इसमें क्या है, यूएमवीयू में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो मतलब ठीक है। इसी के तीन क्वेश्चन चाहिए ना, जो मिनिमल सफिशिएंसी थी एक तो मतलब आप एक बार अपनी अप्रोच से कर दो ना, तो मेरे लिए बाकी के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे जो पुराने साल के हैं। ठीक है, तो ट्राई करके इसलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि, अच्छा इन तीनों में क्या पूछा है कि भाई, चलो सबसे लास्ट वाला ही सबसे आसान लग रहा है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, वही से स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्या कह रहा है, 44 ना, तो 44 कह रहा है कि x1 x2 xn be the random sample from normal population distribution with unknown mean and variance 1, तो वेरिएंस नोन है, मीन अननोन है, मीन अननोन है, वेरिएंस नोन है। तो x बार सैंपल मीन है, x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो कौन सा ट्रू है, तो ठीक है ना। तो x1 x2 xn नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा कंप्लीट सफिशिएंट है, कौन सा मिनिमल सफिशिएंट है, कौन सा एंसिलरी है। तो इसमें सिंपल ये है, सर जब इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां से x समेशन xi या फिर x बार बोलें तो वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट आएगा, जी है ना। तो सर कंप्लीट एंड सफिशिएंट जो होता है उसको मिनिमल भी बोल सकते हैं ना। कंप्लीट एंड सफिशिएंट और मिनिमल सफिशिएंट, सही बात है। ओके सर। सर तो 1 एंड 2 इसलिए ट्रू हो जाएगा, है ना। सर थर्ड एंड फोर्थ देख लो आप एक बार, वो बता दो मुझे। अब एंसिलरी है तो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या फ्री ऑफ म्यू आएगा, ये डिसाइड करना है। हाँ जी सर। तो अगर आपको सिंपली पूछा जाए ई, इसका एक्सपेक्टेशन निकाल के देख लो जरा, क्या वो डिपेंड, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे वो यूज हो जाएगा, बसूस थ्योरम यूज करो,
तो बसूस थ्योरम से क्या होता है, अच्छा फोर्थ ऑप्शन उससे कहीं ना कहीं आ जाएगा, एक्स बार, अच्छा क्या है चेक करते हैं रुको। तो ये पूछ रहा है कि, हाँ ऊपर बासु से आ जाएगा। है ना, तो हम्म। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहां से अगर आप देखोगे, एक्स रियल नंबर है, कोवेरियंस एक्स बार एंड एक्स वन जीरो है, तो एक्स बार तो कंप्लीट सफिशिएंट है। एंड अब देख लो यहाँ पे कि कोई बात नहीं, तो वहां से आ जाएगा तुम्हारे पास वो। और इसमें x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर यहाँ फाइंड करोगे तो पीडीएफ लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा इसका मीन निकाल के दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो शॉर्ट में हो सकता होगा ना। एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ म्यू होगा। तो यहाँ पे ये बताओ, अच्छा एक्स आई माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स आई माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो भी होगा नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है माइनस म्यू, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कितना, म्यू। सर म्यू से फ्री। ठीक है ना, इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि एक्स आई माइनस म्यू फ्री ऑफ म्यू आ गया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन म्यू से फ्री होगा। और जो आपके पास एक्स बार है, एक्स बार आपका क्या है अभी, तो अगर मैं इसको लिखता हूं एक्स बार माइनस म्यू, तो एक्स बार माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आप जानते हो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से क्या आएगा, म्यू कोमा 1/n। हाँ सिग्मा स्क्वायर बाई एन 1/n। तो यहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फिर से इसी लॉजिक से, जैसे वो डिसाइड किया हमने कि यहाँ एक्स आई था नॉर्मल म्यू कॉमा 1, तो उससे ये आया फिर उससे ये आया, तो एक्स बार ये है तो उससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, इसका आ जाएगा नॉर्मल म्यू को 0 0 हो कोमा जाए, 1/n। अगर 1/n भी उधर ले लेते हैं वेरिएंस आप लगा लो सीधा, वेरिएंस दिस, तो इसका वेरिएंस तो 0 ही हो जाएगा, हाँ जी। है ना, तो इसका वेरिएंस वेरिएंस इसका तो 1/n ही रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएंस तो एज इट इज रहेगा, कोई कांस्टेंट का वेरिएंस 0 है। अच्छा तो देखो, अब आप देखो एक्स जो आपका क्या है ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन है कि, सी थर्ड ट्रू है और फोर्थ फॉल्स है। नहीं नहीं ऑप्शन क्या बोला है, एक्स बार माइनस फर्स्ट वन ना, हाँ तो जी ये तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। हाँ जी सर एक ही अब बात इसका है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, फ्री ऑफ म्यू है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ म्यू है, इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ म्यू होगा, तो एंसिलरी हो गया ये। ओके सर ठीक है। तो ये एंसिलरी है और एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट है। देखो एक मिनट, तो जो को बसूस थ्योरम ये कहता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार एंड एक्स बार माइनस एक्स वन 0 आएगा, यही कहता है ना, क्या कहता है बसूस थ्योरम, स्टेटमेंट क्या है, सर कंप्लीट भी देखते हैं उसमें ना। कंप्लीट सफिशिएंट, एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट है, हाँ जी सर। हाँ, और x1 माइनस एक्स बार माइनस x1 एंसिलरी है, अभी किया हमने, हाँ जी सर तो वो कंटेंट ऑफ म्यू है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे तो कोवेरिएंस x बार माइनस कोवेरिएंस x1 इज 0, ये कितना आएगा, ये तो वेरिएंस ऑफ x बार आ गया, माइनस कोवेरिएंस ऑफ x1 इज 0, तो यहां से कोवेरिएंस ऑफ x बार एंड x1 जो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 1/n है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, देखो तो ऑप्शन डी गलत है, तो डाउट है तो बताओ इसमें, हाँ जी सर हो गया क्लियर हो है गया। ना। सेकेंड लास्ट देखिए,
ये कह रहा है कि x1 x2 xn विद नॉर्मल थीटा सिग्मा स्क्वायर। तो जहां सिग्मा स्क्वायर नोन है तो एक काम करो, नोन है ना तो इसको 1 रखो अभी, और x बार दे रखा है समेशन xi अपॉन m, मतलब x बार पता है हमें। तो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब UM ही है, यूनिफॉर्मली मिनिमम लिखाओ, ये सिर्फ मिनिमम लिखाओ, मीनिंग वही है, UM ही निकालना है, e की पावर 2 थीटा। तो क्या करना होगा आपको, ये आपका साई थीटा है e की पावर 2 थीटा, तो क्या यूज करोगे आप इस तरह क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहा है उसके हिसाब से है ना, तो वही मतलब कोई अप्रोच है जैसे कि मतलब थोड़ा जल्दी आ जाए ऑप्शंस को देख के, या तो वही चीज मेरे को समझनी थी आपसे। यूएमवी निकालने में मुझे प्रॉब्लम होती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप ये करो कि आपको क्या देखना है कि मीन इस ऐसा, या तो अगर लेमन सेफी लगाए तो कंप्लीट सफिशिएंट इसका क्या होता है x बार, तो x बार है t। अब मुझे यही करना है कि एक ऐसा फंक्शन g ढूंढना है कि इसका मीन e की पावर 2 थीटा आ जाए, तो वो जी टी होगा UMV होगा, वही g ढूंढना है तो लेमन सेफी लगाएंगे ये होगा। अब क्या ये इसका एक्सपेक्टेशन निकाल पाओगे जो ऑप्शंस में है, e की पावर 2x बार का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे अगर आपको निकालना होगा तो। एक्सपोनेंशियल की वजह से प्रॉब्लम होगी। हाँ क्योंकि वैसे तो आ ही जाता। तो दूसरा ऑप्शन है, नहीं आ तो जाएगा वैसे भी, एक ऑप्शन है कि आप इसको ओपन करो, t क्या है समेशन xi, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल थीटा कोमा 1/n। ठीक है अभी भी दिया मैंने। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये gt और इसका PDF यूज करना पड़ेगा, तो उससे फिर पूरा लंबा कैलकुलेशन हो यहाँ पे। कोई लैप्लास वगैरह लगानी पड़ती है ना यहाँ पे। हाँ तो ये इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हमारे पास नहीं और भी तरीके हैं, यहाँ पे क्या है, या तो इन ऑप्शंस का पहले तो चेक करना होगा अनबायस्ड कौन है, चारों अलग अलग है ना। हाँ जी तो सर। अनबायस्ड हम कैसे चेक कर सकते हैं, e की पावर सब में 2x बार है। प्रैक्टिस भी निकालनी पड़ेगी। हम्म अच्छा, तो ये अगर हम वो यूज करें कंसिस्टेंसी वाली चीज यूज करें, तो कंसिस्टेंसी का रिलेशन इससे है कुछ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है ना। तो x बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है थीटा यहाँ पे, हाँ जी। तो 2x बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा सर। मतलब अभी 2 थीटा, और e की पावर 2x बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू e की e की पावर पावर 2 2 थीटा। और इन्होंने जो ऑप्शंस अभी दे रखे हैं तो इसके हिसाब से d तो आउट हो जाएगा है ना, बाकी d में क्या समेशन xi है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो है ना यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है। देखो होगा क्या, जो आपके ऑप्शंस हैं अगर कोई अनबायस्ड है, e की पावर t अगर थीटा है या tn थीटा डायरेक्टली है बिना लिमिट लगाए, तो ऑब्वियसली हम बाद में लिमिट लगाते हैं कोई दिक्कत तो आना नहीं है क्योंकि n का तो रोल ही नहीं है, तो ये भी यहाँ पे होगा। तो ठीक है, और चूंकि यहाँ पे एम चेक कर रहे थे कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ये तो होगा ही, तो ये चीज है। और हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो पक्का अनबायस्ड होगा, तो उसमें ये रूल तो प्रूव होगा ही। क्या सर सुबह मतलब इससे पहले हुआ था ना डिस्कस, उसमें कन्वर्स ट्रू नहीं है ना उसका। हाँ इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन फिर से उसका कन्वर्स तुम्हें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करेगा। उसका भी बोला काउंटर एग्जांपल मिलता नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं कि कहाँ ट्रू नहीं है। अगर इतना ट्रिवियल होता तो इजीली कोई भी एग्जांपल मिल जाता आपको, आप चेक करो ये कोई बुक में देखोगे वन वे थ्योरम है, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू। हाँ जी।
क्योंकि कन्वर्स लिखा हुआ नॉट ट्रू, लेकिन एग्जांपल बहुत रेयर नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका कन्वर्स भी वर्क करता है। ओके सर। तो सर उस यहाँ कैसे वर्क कर रहा है आप बता नहीं मैं सकते? इसमें ये सोच रहा हूँ कि इसका किसका लिमिट अगर लगाए n टेंस टू इन्फिनिटी और ये आ जाए, तो आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ हर ऑप्शन में, तो क्या होगा? सर वो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो आउट हो गया। 2n x बार है, 2 समेशन xi है ना? यहाँ 1 2 3 2 आ रहे हैं उससे ना। हाँ, अब यहाँ 4 सिग्मा स्क्वायर को हमने तो 1 रख दिया ना, तो हाँ जी हमने 1/n 4/n 2/n ऐसा है माइनस में। तो मुझे तो ऐसा देख के ऑप्शन लग रहा है 3 ट्रू होगा। हाँ जी सर वही ट्रू है। हाँ, क्योंकि वो ऑप्शन देख के वो आइडिया लग रहा है ना, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो x बार माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, और सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस है मतलब x बार का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, तो उस तरह से है। हाँ, प्रूफ क्या कैटेगरी है, क्वेश्चन ये है ना कि हाउ टू प्रूफ, ये तो ऐसे ही कुछ वो तुक्का वो लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जस्ट क्योंकि होगा क्या ना कि जो n टेंस टू इन्फिनिटी तो सारी जीरो पे चली जाएंगी, लेकिन वो अनबायस्ड में प्रॉब्लम करेगा, है ना। मेन प्रॉब्लम यहाँ तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे सारे इक्वल है ना, जो अभी लगा रहा था, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ए बी सी तीनों सेम ही चीज दे देगा, तो वैसा है। तो यहाँ पे वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एलिमिनेट कैसे होगा? अनबायस्डनेस में। तो यहाँ पे अनबायस्ड कौन कौन सा है वही डिसाइड कर लेगा कि कौन सा ट्रू है, अनबायस्ड कौन सा है। तो अनबायस्ड जो आएगा ना, चलो वही x बार है ना, e की पावर 2 कॉमन लेंगे तो x बार माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई n, ये है ना। सो सर इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है अब हमें। हाँ, तो वैसे एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली और वो e की पावर 2 थीटा आनी चाहिए है ना। आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, एक तो आइडिया मिल रहा है, प्रूफ कैसे वो दिख रहा है कि कैसे आ जाएगा। और e की पावर 2 थीटा तो आएगा। सर वही है कि बीच वाली टर्म नहीं, आपको ये पता है ना। अब इसका एक अप्रोच ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको क्या है? नॉर्मल थीटा कॉमा 1/n, ये लगा लो। चलो, तो अगर ये लगाओगे तो क्या आएगा? अगर मैं ये यूज करना चाहूँ तो x बार की जगह भी कुछ नया नाम दे दो, t दे दो, कुछ भी नया नाम दे दो, t मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये एक्चुअली है e की पावर 2t, तो ये t स्मॉल रख देते हैं, स्मॉल 2t एंड माइनस हटा भी सकते हो, e की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई n, और इसका 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बोलो? सर इसका होगा सर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आपने 1 रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए करेंगे। हाँ, इसके लिए करते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस थीटा अपॉन, तो ये n अपॉन 2 हो जाएगा ना, हाँ जी क्योंकि यहाँ x माइनस म्यू और अपॉन 1/√n, तो ये 1/n बाहर, तो n इधर आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। हाँ ठीक है। सिग्मा को भी 1 रखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, हाँ इसको 1 रख दो, यहाँ भी 1, अभी मैं 1 रखा हुआ है, इसको 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो डिफरेंट ही हो रहा है ना सारे, सिग्मा 1 रखने में तो अलग अलग ही ऑप्शन सारे हैं। तो ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से निकल जाएगा, इसको फिर से नॉर्मल बना लो, मतलब आप e को वो करके फिर से नॉर्मल बन जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1/n अभी बाहर रख सकते हो, या साथ में लाना है साथ में ले आओ। जैसे अभी क्या था, एक मिनट, इसको साथ में रखो, तो ये था एक्चुअली e की पावर 2t माइनस 1/n, सिग्मा स्क्वायर को 1 रखा हुआ है, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, यही तरीका होगा प्रूफ करने का। तो 1/√2 पाई e की पावर, इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 टाइम t माइनस 1/n माइनस n/2 t माइनस थीटा होल स्क्वायर dx, और इसका dt मतलब t वेरिएबल ले रहा हूं मैं, तो dt माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक बार चेक कर लो। तो अभी मैंने क्या किया, जस्ट पीडीएफ यूज किया,
और इसका सिग्मा ये था, तो यहाँ सिग्मा रह गया 1/√2 पाई, क्योंकि उसका पीडीएफ लिख रहे हैं, तो सिग्मा 1/√2 पाई सिग्मा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ √n आ गया। अब इसको कंबाइन करके फिर से आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो यहाँ से वो बनेगा, देखिए क्या बनेगा। स्क्वायर को पहले तो खोलना पड़ेगा ना। हाँ, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो ये यही तरीका, हर ऑप्शन का मीन निकाल, हर ऑप्शन में देखो, हर ऑप्शन अलग अलग है, सब में मुझे चेक करना है अनबायस्ड कौन सा है, तो वही वाला अनबायस्ड रहेगा, सी वाला ही अनबायस्ड रहेगा। तो √10/√2 पाई एंड ये रूट एन आपने कौन सा लिखा है यहाँ पे? ये वाला सर ये नीचे रह गया था। ओके सर, ठीक है। 1/√2 पाई सिग्मा है ना, तो ये छूट गया था, ये सिग्मा यहाँ पे, इसका सिग्मा तो ये है ना। तो ये है। अब e की पावर इसको एक साथ खोल लो पूरा, तो exp लिख देता हूँ, exp इसको खोलो 2t - 2/n - nt/2। अच्छा, इसको खोलना पड़ेगा पहले, तो a + b के होल स्क्वायर पे ना पहले खोलना पड़ेगा। और बाद में फिर से इसको जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, किसमें, t में बन जाएगा। ये t वाला साथ कर लेंगे तो आ जाएगा, जय करके देखो। नहीं, वैसे इंट्यूशन तो बता रहा है, लेकिन वैसे प्रॉपर प्रूफ के लिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया -n/2t², पहले क्वाड्रेटिक है ना टर्म्स, फिर t वाले टर्म्स यहाँ से आएंगे, तो 2 खत्म, -n(θ)t प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, और यहाँ t वाला था एक, +2t, अब विदाउट t वाले टर्म्स -2/n, और यहाँ से आया होगा -n(θ²/2। चेक कर लीजिए, आ गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको एक साथ रख के फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा t के टर्म में। तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, ताकि वापस से 1 लिख सके। अगर नॉर्मल जैसा बना दिया हमने, तो वापस उसको 1 कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को 1 कर देंगे। तो √10 दिस इज एंड -∞ से +∞ exp। अब इसमें जो भी है इसका कॉमन ले लो, आप चाहो तो कॉमन t ले लोगे, तो n(θ+2) है, तो पहले तो हमें -n/2 बाहर करना पड़ेगा यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो -n/2 कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ t², और यहाँ से हमने कॉमन लिया, ये कॉमन इसके बदले लिख रहा हूँ, और बचा यहाँ पे n(θ+2t), बस इन दोनों में कॉमन लिया, बाकी रहने दो अभी। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो हालांकि ये लंबा हो रहा है ये मेथड है ना, तो दूसरा अप्रोच वही है, तो मुझे देखना पड़ेगा, या कोई और अप्रोच भी होगा जो मुझे सोचना पड़ेगा अभी। तो यहाँ से अब यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, t माइनस, कैसे बनाते हो आप, सर जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ, तो हाफ कर दो, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो n(θ+2) होल अपॉन n, यही है। हाँ जी सर, टी टी भी आएगा उधर। हाँ, कहाँ रह गया, ये हो गया ना t खत्म, 2a में चला गया वो। हाँ जी हाँ जी। अब बस इसके स्क्वायर को घटा देते हैं, बाकी ये रहेगा, अब इसको एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ से बन जाएगा, तो इसका वो हम 1 कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल जैसा बना के, तो ये अब e की पावर ये करके इसको 1 कर देंगे हम, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीन ये हो जाए, है ना। तो मीन क्या है, ये θ+2/n है एक्चुअली, और बाकी ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या आना चाहिए, सिंप्लीफाई होके, बाकी तो बाहर निकल जाएंगे। हाँ, बाकी e की पावर वो बाहर निकल जाएंगे, तो इसको आप खोलेंगे तो यहाँ से n कट जाएगा, है ना, ये क्या है, θ+2/n का होल स्क्वायर है एक्चुअली। हाँ जी सर। तो θ²
प्लस 2/n का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, वो करेंगे तो वहाँ भी कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा या कुछ वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे। एंड देन जाके क्या करना पड़ेगा पीडीएफ बनाने के लिए, 1/√2 ई की पावर x माइनस म्यू, तो ये म्यू है या सिग्मा बनाना, सिग्मा, हाँ। तो आना क्या चाहिए हमारा यहाँ पे, ई की पावर 2 थीटा, तो यही होगा, होना तो यही चाहिए, तो ई की पावर 2 थीटा ही होना चाहिए। सो √n√2/π आएगा वही, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ई की पावर -n/2 t माइनस, इसको खोल दो, इसको खोल दो, थीटा प्लस 2/n और इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, बाकी को अलग कर दो, ई की पावर ये सब है, इसको खोल के एक साथ कर लो आप, तो इसको हटा दो, अब इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे dt कर दो और जो टर्म बचे इसको बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो उस टर्म्स को, e की पावर में क्या है उसको खोल दो पूरा ब्रैकेट को, exp उसको पूरा खोल देंगे तो माइनस, पहले रहने दो, -2/n माइनस n थीटा स्क्वायर बाई 2, और इस परफेक्ट स्क्वायर को खोलते हैं, तो ये थीटा स्क्वायर -4/n स्क्वायर, और आगे आ जाएगा 2ab, मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ, थीटा प्लस 2/n करके, हाँ जी तो सर, 2ab, तो 2 थीटा एंड b है 2/n, 4 थीटा बाई n। अब यहाँ से कुछ होगा तो ये देखना पड़ेगा क्या कैंसिल होगा, सर अभी तक तो कुछ कैंसिल कैंसिल नहीं हो रहा, अंदर हमको t माइनस थीटा प्लस 2/n को कुछ पुट करना पड़ेगा आगे छोड़कर। हाँ तो ये मीन है, तो ये अगर मीन है यहाँ पे, तो e ऑफ t माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हाँ जी, तो उस तरह से करना पड़ेगा, हाँ। सिग्मा चलो 1/√n, ये सेम वेरिएंस है, मीन जस्ट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 1/√2π सिग्मा 1/√n x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, इसको कैंसिल हो गया, एक ही बार 2 थीटा आना चाहिए था, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाना चाहिए था, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बस 2 थीटा बचता, ये है, बचना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये अनबायस्ड है 2x बार, तो अनबायस्ड है तो इसका होना तो यही चाहिए, बाकी कहीं मिस्टेक, मतलब इसका कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ेगा, तो एक ये तरीका है, और क्या इस तरीके से देख लूंगा, इससे कर सकते हो, या मैं कोई और तरीका देखता हूँ इसका ना, होगा कोई आसान तरीका। सो तो दूसरा एक और था ना, वो भी यूएमबी का ही है, और एक एमएलई का बचा है, वो भी मैंने भेजा है। कहाँ है मेरे का, बहुत हो गया, 3 ही तो है, देखो। हाँ जी सर, वो मैं भेज देता हूँ अभी एमएलई का। तो ये जो 58 है, इसको सही से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वही आएगा, एक तो वो तरीका, क्योंकि यूएमबी तो अनबायस्ड होगा ही ना, वो चीज है। और क्या कह रहा है, कंसीडर अ पॉपुलेशन व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू f थीटा डिपेंड्स ऑन अननोन थीटा एंड डिनोट्स आइदर पीएमएफ और द पीडीएफ। ओके, consider a random sample this from this population, x bar denote the corresponding sample mean among the following, choose which are the अच्छा cases for which x bar is the minimum variance, तो UMU किसका होता है, तो एक्सपोनेंशियल थीटा में क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल थीटा में x बार जो होता है वो मिनिमम बाउंड अटेन करता है मेरे ख्याल में, क्रैमर राव का। तो ये तो इजी है ना, क्या दिक्कत इसमें आ रहा है, पहला ऑप्शन एक्सपोनेंशियल थीटा है, सर ये फॉल्स दिया हुआ है ना, 2 3 2 दिए हुए हैं सिर्फ। हाँ तो पहले वाले का मीन 1/थीटा हो जाएगा ना, तो उसका 1/थीटा हो जाएगा वो मीन, हाँ जी, तो थीटा तो मीन है ही नहीं कि x बार वो आ जाएगा, तो x बार पहला कैसे हो सकता है, यहाँ मीन x बार का आएगा 1/थीटा, तो x बार UMU 1/थीटा के लिए हो सकता है, 1/थीटा के लिए होगा, ना कि थीटा के लिए। हाँ थीटा के लिए नहीं होगा, क्योंकि अनबायस्ड तो है ही नहीं, x बार का मीन तो हमारा थीटा आना चाहिए क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन ऑप्शन से 1/थीटा आ रहा है,
सेम चीज है दूसरे में, देखिए शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल क्या है ये, नहीं ये नॉर्मल बनाएगा। दूसरा वाला क्या है, सर ये बी ऑप्शन क्या बनाएगा, सर सेकंड वाला नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल नॉर्मल में मीन थीटा है, यहाँ पे एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर है, हाँ जी। तो मीन थीटा है, एक्स बार का मीन थीटा आएगा। तो हम ऐसे भी जानते हैं नॉर्मल में एक्स बार इज द यूएम वी फॉर द मीन। ओके सर। तीसरा कौन सा है, तीसरा पॉइजन, वो है पॉइजन है, हाँ जी। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो ये है। हाँ जी। तो पॉइजन में भी एक्स बार का मीन कितना होता है, थीटा ही आता है, एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट भी है, अनबायस्ड भी है, तो हो गया यूएम भी हुई। सर कहने का मतलब सर वही है कि अगर ऑप्शन के थ्रू देखना है तो सिर्फ अनबायस्ड से देख सकते हैं हम। कंप्लीट सफिशिएंट अनबायस्ड, क्योंकि एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट तो होता ही है इन सब केसेस में, तो कब अनबायस्ड हो तो हाँ यूएमवी मतलब कह सकते हैं ऑप्शन से। हाँ ऑप्शन सही, क्योंकि वो लेमन-सेपी थ्योरम हो गया ना, कंप्लीट सफिशिएंट एंड अनबायस्ड तीनों है कोई एस्टिमेटर, तो मतलब वो यूएम भी लेमन-सेपी से। हाँ जी सर ठीक है। और चौथा वाला ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक में सर अलग होता इसका मीन तो अलग 1/थीटा आ जाएगा फिर से डी में, है। पी की जगह थीटा है, तो ए और डी में मीन 1/थीटा हो गया, इसलिए 1/थीटा का यूएम भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा, बस यही है। सर एक अभी अभी भेजा मैंने एमएलई का है वो ना, मतलब ओके। लास्ट ऑप्शन उसमें एमएलई का है और बाकी तो इंडिपेंडेंट। ये तो कल हमने किया था वही क्वेश्चन तो है, स्क्वायर रीजन वाला, मतलब एरिया वाला क्वेश्चन किया ना, दो क्वेश्चन किया, आज भी एक किया था एरिया वाला, कल भी एक किया था, हाँ जी सर। वही है। देखिए क्या बोल रहा है, एस थीटा विद द स्क्वायर रीजन विद द फोर वर्टिसेस, एक्स वाई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एस थीटा, एरिया क्या होगा इसका, तो इसका एरिया वो साइड स्क्वायर मतलब हाँ देखिए साइड क्या है, तो थीटा ही आएगी। नहीं नहीं इसके वर्टिसेस क्या हैं, एक थीटा 0 है, 2 थीटा हो जाएगी। एक माइनस थीटा 0 है ना, और क्या है ये तो इसको और नहीं बनाएगा, 0 प्लस थीटा एंड 0 माइनस थीटा, ये है आपका, तो ये वाला लेंथ आपका 2 थीटा है, तो ये कितना आएगा, सो ये थीटा होगा, आपको पता है ना ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये थीटा, ये लेंथ बताइए, अंडर रूट इनटू क्या आ गया, हाँ जी एरिया कितना है इसका, आप बताइए एरिया, ये स्क्वायर ही होगा, ये 90 डिग्री है, तो इसका लेंथ जो है √2 थीटा है, तो इसका पीडीएफ हो गया एफ ऑफ एक्स वाई आ गया यहाँ पे 1/2 थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इन सब का रीजन क्या है, ये इसका इक्वेशन क्या है पता है आपको, इसका इक्वेशन है mod x प्लस mod y इज इक्वल टू, बताओ ये इस पे ऐड करो, mod x प्लस mod y कितना, थीटा, ये इक्वेशन है इसका, सो mod xi प्लस mod yi है ना। इस कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, कल भी एक किया था ट्रायंगल वाला, एक आज ट्रायंगल वाला किया था, ये स्क्वायर वाला हो गया, और एक और था है ना, सर्कल वाला था एक। सर्कल वाला था, तो सब में कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, पहले एरिया निकालो, पीडीएफ इज 1/एरिया ओवर दिस रीजन, तो लेस देन इक्वल टू थीटा हो गया ये, तो यहाँ बाउंड्री का इक्वेशन है, रीजन का इक्वेशन ये है, तो इस रीजन का इक्वेशन ये होता है mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू थीटा, तो देख लीजिए कौन सा आ गया, अच्छा ये सिंगल रैंडम वेरिएबल पे है क्या, तो एक्स आई वाई मतलब mod x प्लस mod y लेस देन थीटा, ये पीडीएफ क्या है, ये पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन होगा क्योंकि सिंगल सैंपल है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, हाँ जी सर। और यहाँ से क्या होगा, थीटा का रेंज क्या होगा, थीटा मोर देन इक्वल टू mod x प्लस mod y, है ना, प्लस तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ml ही हो जाएगा, तो mod x प्लस mod y इज ml। सर वो लास्ट ऑप्शन तो ठीक है, ट्रू आ गया। सर इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी बता दो आप। फर्स्ट कह रहा है कि एक्स वाई आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ तो डिपेंड कर रहा है ना एक्स वाई पे, अगर x को मैं थीटा बाई 2 रख दूं तो y को
उसके हिसाब से भी एडजस्ट होना होगा, है ना। तो एक्स वाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो अनकोरिलेटेड नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉन जीरो आएगा, पहला गलत हो गया। सर इसमें ये ट्रू दिया हुआ था ऑप्शन 68 का 1 3 और 4 दिए हुए थे आंसर। अच्छा ऐसा है क्या, एक मिनट। अच्छा इंडिपेंडेंट का हम चेक कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट बी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। हाँ जी सर। ओ तो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो बता रहा था मैं कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू थीटा है, तो अगर मैं x को कुछ फिक्स करूं तो y उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ना, तो डिपेंड तो करेगा। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब डिपेंडेंट है, यहाँ से ये पता चला डिपेंडेंट है। ओ लेकिन डिपेंडेंट हम क्या थ्योरम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो होगा, बट अगर कोरिलेशन जीरो है तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट। हाँ तो यहाँ पे एक्चुअली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है, लेकिन आगे कुछ नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो कुछ नहीं कह सकते, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। ओ अब ये बताओ यहाँ पे क्या रिलेशन है इसके बीच। अगर एक लाइन आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन को देखो पर्टिकुलर, तो ये लाइन पता क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू थीटा है ना। ओके सर। पर्टिकुलर ये लाइन, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर x माइनस नहीं थीटा माइनस एक्स आ गया। हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई क्या आएगा, यहाँ तो लीनियरली रिलेटेड है ये, है ना। अगर लेकिन हर रीजन पे, ओ एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ y बराबर एक्स प्लस वाई थीटा है, यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ x नेगेटिव है ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई थीटा है, यहाँ पे x माइनस, यहाँ क्या है x नेगेटिव y नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई थीटा है, और यहाँ पे x माइनस वाई थीटा है। तो पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन ऑल जब निकालोगे इस रीजन पे, मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो भी आया, क्या आएगा देखो यहाँ से माइनस, इसमें इस पर्टिकुलर इंटरवल में जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता क्या आएगा, निकालो यहाँ से क्या आएगा, कोवेरिएंस में निकालते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन x कॉमा थीटा माइनस एक्स, तो ये तो थीटा खत्म हो जाएगा, माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स। सिग्मा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यूनिफॉर्म था ना। अच्छा तो यहाँ पे पता क्या होगा, वही इसलिए जीरो हो जा रहा है, जीरो पता है क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इस रीजन से कोवेरिएंस जितना पॉजिटिव आएगा, मतलब चार बाउंड्री है ना, तो दो से वैल्यू पॉजिटिव आएंगी और दो से क्या आएंगी नेगेटिव आएंगी, और वो इक्वल अमाउंट का है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मिलके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसलिए ऐसा हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि चार बाउंड्री है तो वैसा होगा। आप फाइंड करके देख सकते हो, इसके थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, उसके थ्रू, फिर उसके इंटरवल पे अगर ब्रेक करोगे तो उसके हिसाब से वो सब अमाउंट ऐड होके एट द एंड वो जीरो दे देगा, मतलब अलग अलग इंटरवल पे होगा ना। तो वो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है। डिपेंडेंट तो है क्योंकि लेस देन इक्वल टू हर जगह डिपेंडेंट है, हर जगह एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टोटल एक्चुअली कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड में जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर, बस हो गया फिर मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल टू थीटा, तो थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। हाँ वो तो है ही, कैन नॉट एक्सीड, सही बात है। फिर फोर्थ वाला वैसे ही है, क्योंकि ये दो अगर सैंपल साइज 2 ले लोगे तो यहाँ पे थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ x1 y1 x2 y2 का मॉड। सर बस हो गए मेरे डाउट्स तो थे। चलो ठीक है, तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू। हाँ जी सर, धन्यवाद आपका। हाँ नहीं ठीक है ना, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, तो ये अभी क्या है मेरी तैयारी हो रही है समहाउ कि नेट का PYQ कर रहे हैं सॉल्व, तो आपका आशीर्वाद है, मेरा भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, आपकी अच्छी तैयारी है, आपका नेट भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा, ये कभी मेहनत कर रहे हो आप, ये है तो पूरी है कि अब की बार लास्ट ही अटेम्प्ट हो। नहीं हो ही जाएगा वो, क्योंकि देखो जो मेहनत कर रहा है उनका होना ही है, क्योंकि ये चीज है ना, तो आप इतना प्रैक्टिस, मेन PYQ भी पूरा जैम गेट नेट तीनों का PYQ रगड़ डालो, थ्योरी उड़ी मत पढ़ो। सर वो कर दिया, मतलब पी लिए हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल वही करने हैं,
क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं वही बस आप प्रैक्टिस करना है। जैम नेट गेट के तीनों के पीवाईक्यू पर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यही तीनों मिला लोगे तो अराउंड 5000 6000 क्वेश्चन सब मिला के 10,000 ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, यही सब मिला के इतने क्वेश्चन सर हो वही है कि मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, जैसे इन्फरेंस से 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट हर साल, तो 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो ये काफी अच्छे से किया मैंने, तो जैम के नेट के गेट के सब क्वेश्चन लगा रहा हूं। और 100% जैसे अभी आप चाहो तो क्या करो, जैसे गेट 2023 का पेपर उठाओ, 3 घंटे बैठो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो एज अ मॉक टेस्ट। तो उसमें ये नहीं मैथ्स का छोड़ देना है, क्योंकि आपको मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ नेट में भी लीनियर अलजेब्रा आता है, कैलकुलस वहाँ भी आते हैं, नेट में भी गेट में भी। तो पूरे जैम, हाँ जैम का सिलेबस क्या है, सबसेट है नेट के सिलेबस का, नेट का सिलेबस सबसेट है गेट के सिलेबस का, ऐसा है। जी सर, पर जैसे आपने मेरे को कहा था ना कि मतलब कि एंड में आप ऐसे मॉक टेस्ट देना जैसे आप अभी बोल रहे हो, हाँ तो मतलब मैंने दिसंबर के लिए यही रखा था कि दिसंबर तक मेरा आज मतलब कंप्लीट हो गया, अभी डाउट्स आपसे पूछ लिए मैंने, तो दिसंबर में मैंने यही रखा था कि अभी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा अपने, और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उनमें सिर्फ टेस्ट ही दूंगा। हाँ अभी वैसे जो भी नेट, जैसे नेट 2023 के जून का है, 3 घंटे बैठो सॉल्व करो, फिर काउंट करो कितने मार्क्स आए, फिर वैसे एक वही एक एक पेपर कोई 3 घंटे बैठ के एज अ वही मान लो पेपर है आपके एग्जाम का, देखो क्या परफॉर्मेंस है, वही रिलेटिव परफॉर्मेंस वहां पे होगा, ये है। ठीक है। तो वो थोड़े से आपको, क्योंकि यहाँ पे तो चलो नॉन क्वेश्चंस रहेंगे तो ज्यादा आएंगे, वो है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 200 का है तो कम से कम घर पे कम से कम 180 190 स्कोर करने की कोशिश करो वो पीवाईक्यू के, और नहीं आ रहे तो उसी पेपर को 4 बार टेस्ट दो, तब तक जब तक कि फुल में फुल मार्क्स ना आ जाए तब तक उसी को टेस्ट दो। तो उससे ये होगा कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पहली बार में गलत हो रहे थे, चौथी बार में वो गलत नहीं होगा, और वही चीज एग्जाम में जाके फिर गलत नहीं होगा, ऐसा है। तो वही चीज है कि जो गलती हम पहली बार कर रहे हैं वो हम 10वीं बार में तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसी पेपर को 9 बार अगर सॉल्व कर लिया तो धीरे धीरे गलतियां क्या होंगी, रेक्टिफाई हो गई, वही एग्जाम में जाके फिर वहां भी वो मिस्टेक तो वहां नहीं होगा पक्का। हाँ जी सर, टॉपिक वाइज करने का वही रहता है कि एक बेनिफिट ये भी मैंने देखा कि क्वेश्चंस जिस तरह के आ रहे हैं तो वो पैटर्न पता लग जाता है, तो मतलब कि क्वेश्चन को देखते ही मतलब पता लग जाता है कि इसमें ये गलती नहीं करनी है और ये वाली हाँ चीज का ध्यान रखना है। तो इनिशियली टॉपिक वाइज करना, जैसे हमने सिलेबस पढ़े वो टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो ताकि वो टॉपिक अप्लाई हो जाए। लेकिन अब एग्जाम टाइम आ गया तो एग्जाम के कुछ टाइम पहले क्या करना है कि टेस्ट देना, हाँ पीवाईक्यूज को ही एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, गलत हो रहा है दोबारा सॉल्व करो, तब तक जब तक कि फुल मार्क्स ना आ जाए। जब आपके पास जैसे जैम का ही है, जैम एमएस के टोटल आप देखोगे 5 से लेके 23 तक के इतने सारे पेपर है, 18-20 पेपर हो गए यही टोटल, मतलब कम से कम 19 पेपर तो ये हो गए ना, 5 से लेके 23 तक का 18-19 पेपर ये हो गए। गेट का 2019 से स्टार्ट करो, 19 से लेके 23 तक का 5 पेपर ये हो गए। नेट के आपके पास इतने पेपर है, बस 3-3 घंटे का बैठ के सबको आज मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन डाउट्स हो रहा है उसको सिलेक्ट करके फिर आप डाउट में पूछो, वो हो गया। और अगर मैं बता रहा हूँ मैं मेरी तैयारी का क्या है, मैंने कभी भी मतलब अलग से तैयारी नहीं किया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं पढ़ाता बहुत सालों से रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी एग्जाम दिया यूं ही निकल गया है, मतलब यूं ही। उसका रीजन ये था कि मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता रहा हूँ, ये है। तो ये चीजें हैं, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी से अभी देखो ठीक हो रही है, जैसे नेट की जैम गेट में तो ठीक है जो पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। अभी जैसे मेरे लिए नया टॉपिक गेट में है, मल्टीवेरिएट भी नया टॉपिक मेरे लिए होगा, रिग्रेशन भी नया होगा, बाकी चीजें वो है, लेकिन 1-2 साल लगेंगे, उसमें बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे। तो वैसा ही है, तो आपको भी क्या करना, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो टॉपिक आपको डर लग रहा है वो 10 बार सॉल्व करने के बाद वो ईजी लगने लगेगा। तो बस आप अभी यही करो, तैयारी तो आपके कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छे हो गए हैं, बस आप वही जैम गेट नेट तीनों एग्जाम के पीवाईक्यू को ईयर वाइज लगाओ। टॉपिक वाइज आपने कर रखे होंगे, नहीं कर तो पहले टॉपिक वाइज करो फिर ईयर वाइज करना। टॉपिक वाइज इसलिए करना है आप बता रहे तो वही रीजन है कि टॉपिक वाइज में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इस टॉपिक क्वेश्चन आपको आते हैं, इस टॉपिक के आते हैं। एक बार टॉपिक वाइज हो गया फिर उसको ईयर वाइज लगाओ, ईयर वाइज मिक्स्ड है तो आपको एग्जाम के हिसाब से वैसे एग्जाम में वैसे सोचना होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो रैंडम ऑर्डर में रहते हैं। तो यही चीज है, तो रट जाओ बिल्कुल जैम नेट गेट का पीवाईक्यू एकदम घोर के पी जाओ उससे। और सिलेक्शन तो होना ही है, क्योंकि आपके जैसे बच्चों को नहीं किसका होगा, अगर जो बच्चा इतना अगर कोशिश कर रहा है इतनी मेहनत तो उसका होना ही है, ये चीज है। तो बस ठीक है, तो लगातार कोशिश करते रहिए। ओके, जो मतलब मैंने आपको भेजे हुए ना मल्टीवेरिएट और लीनियर मॉडल पे, तो सर वो ध्यान में रखना आपको। हाँ मैं ट्राई भी, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ जैसे, फिर उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा फिर करूंगा, तो वही है, तो मुझे भी सीखना ही है, जिस बहाने हो जाएगा वो है। तो वो एंड तक कहीं ना कहीं सीख के, चाहे है ना किसी से पूछ के, तो मुझे भी सीखना ही है, तो उस बहाने सॉल्व हो जाएंगे सब, एंड तक तो हो ही जाएगा, है ना। बाकी बस वही रहते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया अभी तैयारी, बाकी
हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बस मैथ पोर्शन भी उधर देखो नेट में, जैसे लीनियर अलजेब्रा ये सब बोला ना कि आप पूरा पेपर पे फोकस करो, नेट के पीवाईक्यू पे पूरा 100% पेपर पे। कहाँ आप एटलीस्ट 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर देना एग्जाम में, तो घर पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो 200 के 200 अटेम्प्ट करो, और आप कोशिश करो 200 में 200 घर पे आए। घर पे तो आनी चाहिए 200 200, नहीं आ रहा है तो उसको 4 बार दो, 5वें बार दो, 6ठे बार दो, तब तक दो जब तक कि 100 में 100, 200 में 200 नेट वाले पेपर में ना आ जाए। ये सर बस वही। मैथ्स में मैंने ओडी पीडी और लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ये मतलब 5-6 टॉपिक्स तैयार किए हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब इनके जो क्वेश्चंस है मैंने 2011 से लेके 23 तक सभी लगाए हैं। तो बस हो जाएगा, अगर आपने वो सारे पेपर कर लिए, जो आने वाला है ना वो उनसे ही रिलेटेड आएंगे, कुछ बहुत नया नहीं आएगा नेट में। हाँ जी अगर सर। पिछले 10 साल के पेपर को बच्चों ने अगर 10 बार कर लिया नेट का, तो आपको अगली बार जो आपके पेपर होने वाले उसमें बहुत कुछ नया दिखेगा नहीं, 5-10% मुश्किल से नया दिखेगा आपको, बाकी सब सेम दिखेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ सेम दिखने वाला है। क्योंकि होता है क्या ना, मैं देखता हूँ बच्चा क्या करता है, किसी बच्चे का नहीं होता, क्योंकि वो थ्योरी बहुत पढ़ता है। मैं देखता हूँ कोई बच्चा गेट की तैयारी कर, नेट की कर रहा है, वो एकदम थ्योरी पढ़ने में लगा पड़ा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन होता क्या, एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं और वो थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाता है बच्चा। प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू मैं थ्योरी रिवाइज करता रहता हूँ कि कौन सी ज्यादा आ रही है। हाँ तो वही वाले कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते रहो तो बस, पता भी लग जाता है कि इतना ही पोर्शन पढ़ना है, थ्योरी का ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लगाने हैं, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम लगाने हैं, तो प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सोचा अच्छा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही चीज थ्योरेटिकली बताते तो दिक्कत होता है, यहाँ पता चल गया अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से वो स्किल आ जाएगा आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे। तो वो वहाँ पे x बार माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई n से n ट्यूशन आ गया, तो जब बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आपको ट्यूशन आने लगेगा, अच्छा x बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n है तो इसीलिए वैसा हो रहा है, वही चीज है। ठीक है, पीडीएफ देना हाँ आप ग्रुप में। हाँ अभी भेज दूंगा इसको मैं, ठीक है ना, तीनों एक साथ। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट सर।